500 जिलों में हमने अब तक प्रवास किया है। भारत में कुल 800 जिले हैं, 800 जिलों में से 500 जिलों में, और 500 जिलों में प्रवास करने के बाद हमें समझ में आया है कि भारत की जो मुख्य समस्याएं हैं वो सब इंसानों ने ही बनाई हैं, और ख़ास तौर पे ओट जीवी नोट जीवी नेताओं ने समस्याएं पैदा किया है। भारत की कोई भी समस्या ऐसी नहीं है जो लाइलाज है, लेकिन जो चल रही है उसको कहीं न कहीं कुछ नेताओं का, सत्ताजीवी नेताओं का संरक्षण प्राप्त है। चाहे वो नक्सलवाद है, चाहे माओवाद है, चाहे वो धर्मांतरण है, चाहे वो घुसपैठ है, चाहे वो लब जिहाद है, चाहे वो लैंड जिहाद है, चाहे वो डेमोग्राफिक इम्बैलेंस है, चाहे वो फॉरेन फंडिंग है, जितनी भी समस्याएं हैं इन सब को सत्ताजीवी नेताओं ने संरक्षण दिया है, इसलिए समस्याएं चल रही हैं। उन्हीं के खिलाफ हमारी लड़ाई चल रही है। मेरा उद्देश्य यह है कि एक सुरक्षित भारत बने। सबल भारत हो, संपन्न भारत हो, वो तो ठीक है, लेकिन सबसे मूल आवश्यकता है सुरक्षित भारत हो। क्योंकि भारत से लोग पलायन करते हैं। पलायन इसलिए नहीं करते कि भारत अच्छा नहीं, केवल एक ही है, उनको लगता है भारत सुरक्षित नहीं है। बहुत सारे करोड़पति अरबपति लोग भारत छोड़ छोड़ के चले जा रहे हैं बाहर। उनको लगता है भारत सुरक्षित नहीं है, 25-30 साल के बाद ये सुरक्षित नहीं रहेगा। तो सुरक्षित भारत हो, सुरक्षित भारत तभी होता है जब राम नीति लागू होती है, और राम नीति है भय बिन होए न प्रीत, कृष्ण नीति है सठे साठ्यम समाचरित। कानून का खौफ हो, अदालत का खौफ हो कि अगर मैं कुछ भी गलत करूँगा तो हमारे साथ ऐसा हमें दंड मिलेगा कि जीना मुश्किल हो जाएगा। जब वो खौफ पैदा होगा तो सब चीज़ें अपने आप ठीक हो जाएंगी। चाहे वो आपके छत्तीसगढ़ का धर्मांतरण हो, चाहे वो बिहार का धर्मांतरण हो, चाहे आपके रायगढ़ में घुसपैठ हो, रायगढ़ में अवैध निर्माण हो, चाहे रायगढ़ में धर्मांतरण हो, जो भी समस्याएं हैं वो इसलिए चल रही हैं कि कानून का खौफ नहीं है, सज़ा का खौफ नहीं है, और खौफ नहीं है इसलिए भारत की डेमोग्राफी बदल रही है। स्वार्थ है पार्षद प्रधान बनने का, स्वार्थ विधायक सांसद बनने का स्वार्थ। भारत की बर्बादी हुई है केवल और केवल पार्षद प्रधान बनने के चक्कर में, सांसद विधायक बनने के चक्कर में। तो क्या राष्ट्राध्यक्ष नियम लागू कर दिया जाए इसके लिए आपका? नहीं। दूसरी बात आपने कहा कि 50 देश विरोधी कानून, तो आप पूरी संविधान निर्मात्री सभा को देशद्रोही ठहरा रहे हैं जिन्होंने कानून बनाया। नहीं, आपको अंतर नहीं पता है। नहीं, अंतर पता है, इसलिए आपने पूरे 50 कानून सिर्फ कांग्रेस का नाम दिया। सुनिए, संविधान निर्मात्री सभा को पूरा देशद्रोही ठहरा रहे हैं। आपको कानून और संविधान में अंतर नहीं पता। सुनिए, भारत में संविधान ये एक है बस, और कानून 6500 है। उन 6500 कानूनों में से हमने 50 कानून को बताया जो देश विरोधी है। आपको संविधान और विधान में अंतर नहीं पता है। विधान 6500 हैं, संविधान एक है। हमारा ये कहना है कि वो जो 50 संविधान विरोधी कानून हैं उनको खत्म करना जरूरी है। संविधान और विधान को, एक को लॉ कहते हैं, एक को कॉन्स्टिट्यूशन। कानून बनाने की शक्तियां संविधान से ही आई हैं। ऐसा तो नहीं कि संविधान ने शक्ति नहीं दी। आपने सवाल कर लिया, मैंने आपको बता दिया। उसमें से 25 कानून सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट में पेंडिंग है। सरकारों को नोटिस हुआ है, सरकारें उसको बदल रही हैं। वक्फ एक्ट देश विरोधी कानून है, हमने उसको चैलेंज किया। प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट देश विरोधी कानून है, उसको चैलेंज किया। माइनॉरिटी कमीशन एक्ट देश विरोधी कानून है, उसको चैलेंज किया। माइनॉरिटी कौन है कहीं लिखा नहीं है, इसके बावजूद माइनॉरिटी कमीशन चल रहा है, माइनॉरिटी अफेयर मिनिस्ट्री चल रही है, माइनॉरिटी के नाम पे लोन हो रहा है, माइनॉरिटी के नाम पे वजीफा हो रहा है, माइनॉरिटी के नाम पे दुनिया भर की योजनाएं चल रही हैं। आम जनता का लगभग 50,000 करोड़ माइनॉरिटी के नाम पे जा रहा है। माइनॉरिटी कौन है कहीं लिखा ही नहीं है, न भारत के संविधान में लिखा है न कानून लिखा। जवाब, जो काम भारत के खिलाफ हो, भारत की संस्कृति के खिलाफ हो, भारत की परंपरा के खिलाफ हो, वो कार्य स्वाभाविक सी बात है राष्ट्र के खिलाफ है। भारत की संस्कृति क्या है बारे में, मतलब बेसिक संस्कृति आप किसको मानते हैं? वसुधैव कुटुंबकम भारत की संस्कृति है। नारी तु नारायणी भारत की संस्कृति है। यत्र नारस्तु पूज्यते रमते तत्र देवता भारत की संस्कृति है। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके भारत की संस्कृति है। सबका साथ सबका विकास भारत की संस्कृति है। जातिवाद, भाषावाद, क्षेत्रवाद को फैलाना भारत की संस्कृति नहीं है। तुष्टीकरण करना भारत की संस्कृति नहीं है। तो जो तुष्टीकरण करने के लिए नियम कानून बनाए गए हैं वो भारत की संस्कृति के खिलाफ। जातिवाद भारत की संस्कृति नहीं है मतलब कास्टिज्म फिर कहाँ से पैदा हुआ? आप कौन से चैनल से हैं आप? मुनादी.com। ये मतलब क्या है? ये यूट्यूब है। यूट्यूब है। अच्छा, कब से चला रहे हैं?
ये तो 5 साल हुआ, लेकिन मैं पिछले 30 साल से पत्रकारिता कर रहा हूँ। कितने सब्सक्राइबर आपके चैनल पे? अभी सब्सक्राइबर ज़्यादा नहीं है, 10,000। परित्राणाय साधूनाम नहीं है क्या संस्कृति भारत? मैंने कहा ना, ऐसे विषय सेलेक्टिव है सर। नहीं, ये आप सेलेक्टिव चीज़ों को उठा रहे हैं। मैं कह रहा हूँ हमारा आपका आधे घंटे का संवाद है सर। या तो पूरा PhD कर लिया जाए, या आप अपने काम की न्यूज पे कुछ सवाल पूछ काम की न्यूज जो काम की सवाल आपका पूछ भाषण रहे हुआ है, आपके YouTube चैनल पे आपकी जो बातें आती है, विभिन्न न्यूज चैनलों पे जो आपकी बातें आती हैं, हमने सुनी शंकाएं है, हमारे सवाल मन में पे हम उठती सवाल हैं। पूछ रहे हैं। हम अपनी शंकाओं का समाधान चाहते हैं, कोई सवाल की बात नहीं है। आप आपको जो सूटेबल लगे उसका उत्तर दीजिए, नहीं देना चाहते हैं मत दीजिए। हाँ, मना कर दें सर, नहीं देना है। अध्याय जी एक सवाल सब यहाँ पंडित लोग ही बैठे हुए हैं ना जो आपसे पूछ रहे हैं, है ना? तो पंडितों की सभा में भी आप बैठे हैं। नहीं, स्वागत है। मैं ये जानना चाहता हूँ कि आप किस चैनल से हैं? मैं नवभारत का अंग्रेजी में देखता हूँ जो है, समझे, और वरिष्ठता की श्रेणी में हूँ मैं रायगढ़ पत्रकारिता में। पहली बात तो सांसदों विधायकों की सजा हो चुकी है। मैंने एक PIL फाइल किया था कि पूरे देश में सांसदों विधायकों के लिए स्पेशल कोर्ट बननी चाहिए। उसमें मैंने यही कहा था, चूंकि सांसद विधायक के पास समय कम होता है और हर जगह VIP व्यवस्था है, तो कोर्ट में भी VIP व्यवस्था होनी चाहिए और इनको तारीख पे तारीख न मिले, इनका मामला एडजर्न न हो, इनको साल भर के अंदर न्याय मिलना चाहिए। 2016 मैंने PIL फाइल किया, 2017 में गगोई साहब ने ऑर्डर पास किया, 2018 में सबके उनके डॉक्यूमेंट ट्रांसफर होकर एक कोर्ट में आए और अब तक 500 सांसदों विधायकों को सजा हो चुकी है। ऐसे ऐसे माफियाओं को सजा हुई है जिनका मुकदमा 30-30 साल से पड़ा हुआ था। चंद्राकर की हत्या हुई तो पहली बात तो जिस तरीके से ये राष्ट्रीय विमर्श बनना चाहिए था उस पर हुआ नहीं, मुझे बड़ा इसका दुख है। एक पत्रकार की इस जघन्य तरीके से हत्या हुई, जो कोई खबर छाप रहे थे और उस पे वो एक तरीके से स्टेट लेवल की खबर बन के रह गई। इसमें कहीं न कहीं मीडिया का दोष है। कायदे से दिल्ली में बैठी हुई मीडिया, जो मेन मीडिया है, चाहे वो बड़े चैनल हैं, उनका दोष है कि कम से कम एक दिन पत्रकार की हत्या पे एक पूरी चर्चा होनी चाहिए थी। और फिर वही बात आ गई, मूल कारण और अस्थायी समाधान। मैं बीमारियों की चर्चा नहीं करता ज़्यादा, इसलिए नहीं करता कि बीमारी की चर्चा करने से बीमारी ठीक नहीं होती है। और हमारे देश में दुर्भाग्यवश बीमारी की चर्चा हो रही है इतने दिनों से। बीमारी का अस्थायी समाधान क्या है, उस पर चर्चा नहीं होती है। भ्रष्टाचार हमारी बहुत बड़ी समस्याओं का रूट काज है। चंद्राकर की हत्या भी करप्शन के कारण हुई। भ्रष्टाचार के कारण समाज में पूरा उथल पुथल बना हुआ है। कोई भी दबंग किसी की जमीन पे कब्जा कर लेता है, वो बेचारा अपनी जमीन छुड़ा नहीं पाता, 50 साल 60 साल मुकदमा चलता है, ऊपर से वो दबंग धमकी देता, जाओ कोर्ट चले जाओ। ऐसी सिचुएशन है। ये प्रतिवर्ष लगभग 5 लाख लोगों की हत्या हो रही है जमीन विवाद में। और जमीन विवाद में हत्या क्यों हो रही है? क्योंकि दबंग जमीन कब्जा करके रखता है, कोर्ट से उसको न्याय मिलता नहीं है। वो दबंग गरीब आदमी बसता रहता है, एक दिन उसके लड़के जवान हो जाते हैं, लड़के जाके हत्या कर देते हैं। तो जो गरीब था वो एक तो पहले उसकी जमीन पे कब्जा हुआ, उल्टा उसके लड़कों ने हत्या कर दिया, तो बेचारा और गरीब हो गया, क्योंकि अब उसका जो कमाने वाला लड़का था तो जेल चला गया। तो ये जो न्यायिक व्यवस्था है जिसमें तारीख पे तारीख लंबी चल रही है, उसका मूल कारण क्या है? झूठी शिकायत करना अपराध नहीं है, झूठी गवाही देना अपराध नहीं है, झूठा हलफनामा दाखिल करना अपराध नहीं है, झूठी खबर लिखना अपराध नहीं है, झूठा YouTube वीडियो बनाना अपराध नहीं है। हमारे देश में झूठ फ्रीडम ऑफ स्पीच और झूठ फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन हो गया। और इस झूठ के खिलाफ अगर हमने सीरियस क्राइम इस पे कुछ कानून बनाया होता तो झूठी गवाही अगर नहीं होती तो आधे मुकदमे तो ऐसे खत्म हो जाते। शराबबंदी को लेकर के आपने दिल्ली में बहुत पत्राचार किया है, कुछ ऐसा ही सिस्टम जो है छत्तीसगढ़ में भी है, यहाँ पर भी आप कुछ इस तरह का पत्राचार वगैरह करेंगे क्या? देखिए, मैं जो कार्य करता हूँ वो भारत के संविधान के दायरे में करता हूँ। संविधान का आर्टिकल 47 कहता है नशाबंदी शराबबंदी होनी चाहिए। कम से कम व्यापार के नाम पे व्याभिचार के अड्डे तो नहीं खोलने चाहिए। व्यापार का मिलना चाहिए, व्यापार बढ़ना चाहिए, लेकिन ऐसा व्यापार जिससे व्याभिचार बढ़े,
तो हुक्का बार, बियर बार, डांस बार, सट्टा बार कम से कम ये तो नहीं खोलना चाहिए। ये हमारा नहीं, ये उनका दायित्व है जिन्होंने संविधान की शपथ लिया है। आर्टिकल 47 को उठा के पढ़िए, साफ साफ कह रहा है नशाबंदी शराबबंदी करना ये सरकार का कर्तव्य है। सरकार का कर्तव्य है तो लागू कौन करेगा? जिन्होंने शपथ ली। शपथ कौन लेता है? सांसद, विधायक, मंत्री, मुख्यमंत्री, जज, हाईकोर्ट के, सुप्रीम कोर्ट के। ये उनका भी दायित्व है, समाज का भी दायित्व है, हमारा और आपका भी दायित्व है। लेकिन सबसे बड़ा दायित्व है नशाबंदी शराबबंदी करना, ये सरकार का। आपने शुरुआत में ये बहुत अच्छी बात कही, वोट जीवी लूट जाए। तो चुनाव में अक्सर ये देखा जाता है कि शराब पिला के, कंबल बांट के, बर्तन बांट के, पैसा बांट के जो लोग चुनाव जीत जाते हैं वो अपने आप को बहुत बड़ा नेता समझ लेते हैं। क्या वो एक भ्रष्टाचार करके नहीं जीतते हैं? अगर ये जो भ्रष्टाचार नहीं है तो वो नेता ही भ्रष्ट है। नहीं, ये भ्रष्टाचारी है। भ्रष्टाचारी, ऐसे नेता भ्रष्टाचारी हैं और भ्रष्टाचार के खिलाफ बात करते हैं चुनाव जीतने के बाद। और इस पे हमारी 2 PIL है। इस मुफ्तखोरी के ऊपर हमारी 2 PIL। मुफ्तखोरी तो थोड़ा सा फ्रीबीज अलग हो जाता है, और ये वाला जो नहीं, घोषणा बता रहे हैं फ्रीबीज को हिंदी मुफ्तखोरी कहेंगे। नहीं, वो जो घोषणा होती है वो तो अब ये मुद्दा उठा, ये घोषणा नहीं है, ये घोषणा थोड़े है। जब दारू कंबल बांटते हैं वो घोषणा नहीं होती। सवाल सुन लिया, जवाब दे रहा हूँ भैया, सुन तो लीजिए। सवाल सुन लिया, जवाब दे रहा हूँ। जब मैंने PIL फाइल किया था तो भारत के ऊपर 150 लाख करोड़ का कर्जा था। इस समय भारत के ऊपर 225 लाख करोड़ का कर्जा है। यानी हम भी 1.5 लाख के कर्जे में हैं, आप भी 1.5 लाख के कर्जे में, आपका नाती, आपका पोता भी 1.5 लाख के कर्जे में, आपका बेटा भी 1.5 लाख के कर्जे। और हमारे पूर्वज कहते थे कि अगर जितनी चादर उतना पैर फैलाओ, नहीं है तो रोटी नमक खाओ, लेकिन उधार लेके हलवा पूड़ी मत खाओ। ये तो परंपरा हम लोगों की रही, संस्कृति रही, और वही हो रहा। चारवाक की भी नीति आगे घी, ठीक है, कर्जा ले घी पियो वाला नीति चल रही है देश में। तो यहाँ चल रहा है कर्जा ले लेके जो है ऐसे बटो। चारवाक की नीति भी चल रहा है। अब ये चल क्यों रहा है इसको समझिए। अब रूट काज पे जाइए। समस्या नहीं, समस्या पे नहीं, इसका रूट काज क्या है? रूट काज क्या है कि 75 साल बीत चुके, हमने एक यूनिफॉर्म मैनिफेस्टो कोड नहीं बनाया। ये जो चल रहा है, ये चल रहा है 1951 वाले रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट के कारण। मैं कहता हूँ ना, कानून घटिया है। आज मेरे पास समय कम है, मुझे आप जो समस्या बताओगे मैं उसका रूट काज बताऊंगा कि ये कानून घटिया इसलिए ये समस्या चल रही है। कोई भी बीमारी का एक रूट काज होता है। ये जो मुफ्तखोरी है इसका रूट काज है 1951 का रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट। और वो क्या है? वो ये कहता है कि कैंडिडेट अगर शराब बांटे तब तो वो करप्शन है, लेकिन पार्टी अगर शराब बांटे तो करप्शन नहीं है। तो कैंडिडेट अगर 100 रुपए की नोट बांटे, 500 की नोट बांटे तब तो करप्शन, लेकिन पार्टी डिक्लेयर करे कि हम 2-2 हजार रुपए देंगे तो करप्शन नहीं है। तो जब तक आप उस कानून को नहीं बदलेंगे 1951 को। दूसरा, मैनिफेस्टो का हमारे पास कोई फॉर्मेट ही नहीं है। जैसे FIR करते हैं, एक फॉर्मेट है। FIR में ये लिखा जाएगा, ये लिखा जाएगा, ये लिखा जाएगा, ये लिखा, राइट। कोर्ट में आप जाते हैं, मुकदमा दाखिल करते हैं, एक फॉर्मेट है, आपको उसी फॉर्मेट में मुकदमा करना है। मैनिफेस्टो का कोई फॉर्मेट ही नहीं है। तो इसलिए जब मैंने PIL फाइल किया तो 2 मैंने PIL फाइल किया, फ्रीबीज रोकी जाए, एक यूनिफॉर्म मैनिफेस्टो कोड बने कि सभी पॉलिटिकल पार्टियों का मैनिफेस्टो का एक यूनिफॉर्म फॉर्मेट होना चाहिए। और उसमें जब मैनिफेस्टो बनाए तो हर पॉलिटिकल पार्टी सबसे पहले ये लिखे, अगर राज्य का चुनाव है, कि उस राज्य पे सबसे ऊपर लिखना चाहिए कितना कर्जा है। फिर उसमें नीचे लिखे कि जो वो वादा कर रही है उस वादे से कितना और खर्चा बढ़ेगा। और तीसरा उसमें ये लिखे कि अगर उसकी सरकार बनेगी तो 5 साल में पहले वाला कर्जा और बाद में जुड़ा हुआ कर्जा, इसकी भरपाई के लिए वो क्या करेगी। जब तक पॉलिटिकल पार्टियों को अकाउंटेबल आप नहीं बनाएंगे तब तक पॉलिटिकल पार्टियों में कंपटीशन पर चलेगा। कोई 1000 करेगा, कोई 1500, कोई 2000, कोई 2500। अल्टीमेटली बियर कौन करेगा? टैक्स पेयर, इनकम टैक्स पेयर, टोल टैक्स देने वाले, रोड टैक्स देने वाले, GST देने वाले, ये सब टैक्स देने वाले। हमने कोई, अच्छा दूसरा, हमने कैंडिडेट के लिए तो करप्ट प्रैक्टिस बनाया, पॉलिटिकल पार्टी के लिए करप्ट प्रैक्टिस बनाया ही नहीं। करप्ट प्रैक्टिस, इलेक्शन पिटीशन कैंडिडेट के खिलाफ तो फाइल हो सकती है, इलेक्शन पिटीशन पॉलिटिकल पार्टी के खिलाफ फाइल ही नहीं हो सकती। वो आसमान का वादा कर दे, 4 सितारे का वादा कर दे, तब भी कोई फर्क नहीं पड़ता। वो कोई भी वादा कर दे, वो कह दे हम अग्नि ब्रह्मोस मार देंगे, ले आके खरीद लेंगे, कुछ वही नहीं। तो जब तक आपका स्टैंडर्ड फॉर्मेट नहीं होगा मैनिफेस्टो का, पॉलिटिकल पार्टियों की रिस्पॉन्सिबिलिटी, अकाउंटेबिलिटी नहीं होगी,
उनसे अंडरटेकिंग नहीं ली जाएगी कि ये जो घाटा है इसको कितना आप भरोगे, और नहीं भर पाओगे तो जब एक उनके ऊपर बार होगा कि आप सत्ता में आए और आपका कर्जा अगर पहले से फिर बढ़ा तो आपके चुनाव लड़ने पे 5 साल का रोक लगेगा। जब ये व्यवस्था होगी तब ये रुके। आप सुप्रीम कोर्ट के फिर वही बात आ गई रामनीति, भय बिन होय न प्रीति। अच्छा, अभी कुछ दिनों में बहुत ही गंदी टाइप की राजनीति, इस पे आपका क्या कहना है? देखिए, राजनीति जो गलत जा रही है, स्वार्थ क्यों? राजनीति गंदा होने का कारण ये है कि बहुत ही प्रॉफिटेबल धंधा हो चुका है राजनीति, और इतना प्रॉफिटेबल धंधा हो गया है कि सही लोग अब आने से उसमें बच रहे हैं, और सही लोग आने से बच रहे हैं तो और अच्छा और प्रॉफिटेबल होता जा रहा है। जब इसका जिम्मेदार किसको? जिम्मेदार नियम कानून, केवल और केवल। आप करप्शन खत्म कर दीजिए, राजनीति से गंदे लोग अपने आप निकल जाएंगे। अभी तो इसलिए आ रहे हैं क्योंकि 5 करोड़ लगाओ 50 करोड़ कमाओ 5 साल में, अभी पूरा वो अच्छा खासा बिजनेस है। इससे बड़ा प्रॉफिटेबल बिजनेस कहाँ है कि 5 करोड़ लगा के 5 साल में 50 करोड़ मिल जा रहा है। राजनीति में सबसे भ्रष्ट लोग रहते हैं, ये आपका मानना है? तो राजनेताओं को जो सारी सुविधाएं ऐशो आराम मिलते हैं, इसमें कटौती होनी चाहिए नहीं? मेरा मानना चाहिए कटौती हो चाहे ना हो, लेकिन पहले राजनीति अपने जो उनका काम है वो काम जरूर करना चाहिए। भाई डॉक्टर का क्या काम है? दवाई देना। मिस्त्री का क्या काम है? घर बनाना। ड्राइवर का क्या काम है? गाड़ी चलाना। सांसद विधायक का मुख्य कार्य क्या है? बिजली का खंभा लगवाना नहीं है, भ्रष्टाचार करना है। सांसद विधायक का मुख्य कार्य पॉलिसी बना। नेता किसको कहते हैं आप जानते हैं? जो नीति बनाए उसको कहते हैं नेता। आजकल परिपाटी चेंज हो गई है। जन नेता मतलब जनता के लिए नीति बनाए। तो राजनीति उसको कहते हैं जहां नीति बने। अब अलग हो गया, उसका शब्दों पे बड़ा खेल फेल हो गया, अलग छोड़ दीजिए। लेकिन मेरा मानना है कि कम से कम जिसके लिए हमारे सांसद विधायक शपथ लेते हैं उतना काम तो करें। संविधान कहता है सबको न्याय मिलना चाहिए, और न्याय का मतलब थोड़ी कि 40 साल के बाद मिलना चाहिए, 50 साल के बाद मिलना चाहिए। संविधान कहता है अपराध कम होना चाहिए, संविधान कहता है करप्शन कम होना चाहिए, संविधान कहता है सबको शुद्ध हवा पानी मिलना चाहिए, संविधान कहता है सबको समान शिक्षा मिलनी चाहिए, संविधान कहता है अराजकता खत्म होनी चाहिए। तो जो ये भ्रष्टाचार अपराध है, इस पे रोकने के लिए वो नियम कानून बनाए, ये मैं आशा करता हूँ ये उनको बनाना चाहिए। जन कल्याणकारी योजना और मुफ्तखोरी दोनों में डिफरेंस है। ये तो भारत का संविधान भी कहता है कि सबको रोटी कपड़ा मकान मिले, सबको मूलभूत सुविधा मिले। तो जीवन यापन के लिए जो मूलभूत सुविधाएं हैं वो तो मिलना चाहिए। जिसके पास नहीं घर है उसको छत मिलना चाहिए, जिसको नहीं कोई और है, भूमिहीन है, खेतीहीन है, तो उसको राशन मिलना चाहिए। जीवन जीने के लिए जो मूलभूत सुविधा है वो तो मिलनी चाहिए। लेकिन अब उसमें स्मार्टफोन बटे, मंगलसूत्र बटे, स्कूटी बटे, लैपटॉप बटे, कम से कम ये मूलभूत सुविधा तो नहीं है। और हम कहते हैं ये भी बटे, पैसा हो तो बटे। यहाँ तो साड़ी बटती है भारत की जो प्राचीन परंपरा रही है उसमें राजाश्रय एक महत्वपूर्ण अंग रहा है राजाओं का। तो ये राजाश्रय ही आगे चल के क्या तुष्टीकरण हो गया, ये मुफ्तखोरी हो गई, इस लोकतंत्र के जो नए राजा बन गए हैं उन लोगों ने अपनी सत्ता को बरकरार रखने के लिए, अपना वोट तंत्र बढ़ाने के लिए इस नीति को आगे बढ़ा दिया, मुफ्तखोरी वाली को। भारत की वर्तमान स्थिति के लिए भारत के चारों स्तंभ जिम्मेदार हैं। कार्य विधायिका इसलिए जिम्मेदार है कि वहां तू मैं आरोप प्रत्यारोप, नूरा कुश्ती, बतौलेबाजी चल रही है। वास्तव में भारत की क्या समस्या है, क्या उसका स्थायी समाधान करना चाहिए, उस पर गंभीर चर्चा नहीं होती। कार्यपालिका इसलिए जिम्मेदार है कि जो सड़े हुए नियम कानून हैं भी गुलामी वाले, उनको भी अगर थोड़ा ठीक से इम्प्लीमेंट करते तो भी व्यवस्था ठीक से चलती। न्यायपालिका इसलिए जिम्मेदार है, उसको आतंकवादियों, अलगाववादियों, जिहादियों, मजहबी उन्मादियों, माओवादियों, नक्सलियों के मानवाधिकार की ज़्यादा चिंता है। लोगों को न्याय मिले इसकी चिंता नहीं। 5 करोड़ मुकदमे चल रहे हैं। 5 करोड़ मुकदमे का मतलब एक तरफ 5 करोड़ ठीक आदमी होंगे जिनको वास्तव में न्याय मिलना चाहिए,
दूसरा पक्ष ऐसा होगा जो चाहता है मुकदमा लंबा चले। अब इसमें आप ध्यान से देखिए, जो पीड़ित होता है वो चाहता जल्दी उसको न्याय मिले, दूसरा पक्ष चाहता है मुकदमा देर से चले। भाई जिसकी बेटी का बलात्कार हुआ वो चाहेगा मुकदमा जल्दी खत्म हो जाए, सजा मिल जाए। जिसने बलात्कार किया वो चाहेगा मुकदमा लंबा चले, और मुकदमा लंबा चल रहा है, यानी वर्तमान न्यायिक व्यवस्था बलात्कारी के पक्ष में। एक दबंग ने जमीन कब्जा किया, जिसकी जमीन पे कब्जा हुआ वो चाहेगा मुकदमा जल्दी से खत्म हो जाए, हमारी जमीन मिल जाए। और दबंग चाहेगा मुकदमा 50 साल चले, और मुकदमा 50 साल चल रहा है, इसका मतलब वर्तमान प्रशासनिक व्यवस्था, वर्तमान न्यायिक व्यवस्था दबंग के पक्ष में है। तो वर्तमान जो प्रशासनिक व्यवस्था, न्यायिक व्यवस्था है, ये शोषित के पक्ष में नहीं है, ये दबंग के पक्ष में है। और सुप्रीम कोर्ट को दुर्भाग्यवश आज तक सुप्रीम कोर्ट कभी इस पर गंभीरता के साथ चर्चा नहीं करती। मैंने कई PL फाइल किया, यूनिफॉर्म पुलिस कोर्ट पे फाइल किया, यूनिफॉर्म एडमिनिस्ट्रेटिव कोर्ट पे फाइल किया, यूनिफॉर्म जुडिशियल कोर्ट पे फाइल किया, लेकिन ऐसे लगता है ये उनके लिए सेकेंडरी नहीं है। ऐसे ऐसे मुद्दों पे जिसपे एक व्यक्ति का भविष्य टिका हुआ, उस पे एक हफ्ते तक मामला चल रहा है, और ऐसे मुद्दे जिन पे 5 करोड़ लोगों का भविष्य टिका हुआ, उस पर गंभीरता से चर्चा ही नहीं होती। इसमें राजनीति भी कहीं ना कहीं जिम्मेदार है। और सबसे जो चौथा जिम्मेदार है वो मीडिया जिम्मेदार है। TRP की ऐसी होड़ लगी हुई है, खासतौर पर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया। प्रिंट वाले तो फिर भी थोड़ा अपना काम कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया सुबह से लेकर शाम तक वो TRP ढूंढने में, वो ब्रेकिंग न्यूज बनाने में मस्त है। बुरा मत मानिएगा आप सब लोग पत्रकार बंधु हो, सच्चाई यही है। गोदी मीडिया कॉन्सेप्ट चार के चारों स्तंभ कहीं न कहीं अपने स्वधर्म का पालन नहीं कर रहे। सर, गोदी मीडिया कॉन्सेप्ट से आप सहमत हैं? मैं इसमें एक चीज जोड़ना चाहता हूँ कि मैं आज की डेट में जो शिक्षा में एक होड़ लगी हुई है कि बस डॉक्टर कैसे बने, मतलब एडमिशन के समय से डिसाइड हो जा रहा है कि बच्चा डॉक्टर कैसे बनेगा, इंजीनियर कैसे बनेगा, पूरी शिक्षा उस पर घूम रही है। तो स्वाभाविक सी बात है, डॉक्टर तो बन रहा है, और डॉक्टर कम बन रहा है, फार्मा कंपनियों का वो रिप्रेजेंटेटिव ज़्यादा बन रहा है कि डॉक्टर बनेगा तो दवाई लिखेगा, दवाई मैक्सिमम दवाई बिकवाएगा। तो ये जो लक्ष्य हो गया, इसका ये उद्देश्य। सर, न्यायपालिका की बात की, न्यायपालिका में कई बार ये बात उठी है कि जजेस नहीं, तो जजेस भरने की जिम्मेदारी किसकी है सर? सरकार की है। उनको मिल नहीं रहा है, बार बार मेरा अपना इस पे अलग मानना है। जज बढ़ाने की जरूरत ही नहीं है। आप केवल एक कानून बनाइए, झूठ को गंभीर अपराध घोषित कर दीजिए, झूठी गवाही को गंभीर अपराध घोषित कर दीजिए, झूठे हलफनामा पे 10 से 20 साल सजा का कानून बना दीजिए, 50% मुकदमे अपने आप तुरंत ही खत्म हो जाएंगे। मुकदमा चलता इसलिए है क्योंकि झूठी शिकायत करना, झूठी गवाही देना, झूठा एफिडेविट फाइल करना, झूठा एज सर्टिफिकेट बनवाना, झूठा बर्थ सर्टिफिकेट बनवाना, झूठा इनकम सर्टिफिकेट बनवाना, ये कुछ भी अपराध नहीं। लोग फर्जी वसीयत बनवा ले रहे हैं, फर्जी विरासत बनवा रहे हैं, क्योंकि फर्जी वसीयत, फर्जी विरासत बनवाना अपराध नहीं है। अभी आप गूगल करिएगा, BSF कमांडेंट 22 करोड़, एक कमांडेंट के पास 22 करोड़ रुपए मिला है बॉर्डर पे। क्यों? वहाँ खुला रेट चल रहा है 2,000 रुपये पर व्यक्ति अंदर करने का, गाय को भेजने का 500 रुपये, बांग्लादेशी को अंदर लेने का 2,000 रुपये। अच्छा, वहां से आया तो यहाँ पे कॉमन सर्विस सेंटर पे आप 2,000 रुपये दे तो आधार बन जाएगा। कोई डॉक्यूमेंट नहीं हो, 2,000 में आधार बन जाएगा। यहाँ तो नेता लोग खोज रहे हैं उनका राशन कार्ड ये सब वोट बैंक के लिए, तो 2,000 में आधार बन जाए, मतलब 2,000 में आधार बन गया, 2,000 रुपये में नगर निगम में बर्थ सर्टिफिकेट बन गया, घर तक देना के ठीक है। 2-3 हज़ार रुपये में तहसील से आपका डोमिसाइल सर्टिफिकेट बन जाता है, 10,000 रुपये में सारे डॉक्यूमेंट बन जाते हैं। हाँ।